Hello everyone, I am Krishnakant Dwivedi from USP classes. I am here again with the very first chapter of class 12 mathematics, relation. आइए देखते हैं कि रिलेशन चैप्टर है क्या। सही मायनों में ये चैप्टर जो है हम इसको क्लास 11 में पढ़े हैं। आपने सेट पढ़ा है, सेट के आगे आपने ऑर्डर पेयर पढ़ा है, लेकिन सोचें यदि हम कि रिलेशन आता कहाँ से है, एक्चुअल में रिलेशन है क्या। तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो दो तीन चीजें आई यहाँ कि सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आइए हम ये देखते हैं कि सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं रिलेशन की तरफ। जब हम बात करते हैं सेट्स की, जब हम सेट्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि a well defined collection of object is called sets। अर्थात यदि हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम सेट कहते हैं। सेट को हिंदी में समुच्चय नाम से जाना जाता है। सेट को हिंदी में समुच्चय नाम से जाना जाता है। जो बात आई वेल डिफाइंड मतलब होता है सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड मतलब होता है सुपरिभाषित। इस बात को थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है कि सुपरिभाषित क्या होता है। तो आइए हम इससे बात करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि collection of vowels in English alphabet। तो जब मैं आपसे पूछूं कि वॉवेल्स का जो कलेक्शन होता है इंग्लिश अल्फाबेट में वो क्या होता है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू। आपको पता है कि यदि हम इसको सेट में डिनोट करना चाहें तो मिडिल ब्रैकेट लगाना होगा, एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज करते हैं। तो ये चीज हमारी जो है वो सेट कहलाती है। अब बात उठती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। बात उठ के आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आवश्यक है क्या, तो सेट होना चाहिए। उसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर दो अलग अलग सेट्स एज्यूम करते हैं। आगे की क्लासेस में हम सिंगल सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं ए, बी और सी। दूसरा एक सेट है मेरे पास बी और जिसके एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। जब हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जाएंगे तो हमने ये मेरा ये सेट ए है, मेरा ये सेट बी है और इस सेट के एलिमेंट हैं ए, बी, सी। इस सेट का एलिमेंट है 1, 2 और 3। तो ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ जो रिलेशन होगा, आगे बढ़ते हैं बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और बी का 3 के साथ। फिर आगे सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ए को हम 1 के साथ रिलेट करते हैं तो आउटकम क्या निकल के आएगा। तो ए को यदि हम 1 के साथ रिलेट करते हैं तो ए का 1 आउटपुट निकल के आएगा और इस आउटपुट को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसा कि आप सब जानते होंगे, 11th में आप पढ़ के आए। तो ये ए का 1 जो है वो मेरा पहला ऑर्डर पेयर हुआ। आगे बढ़ते हैं, ए को जब 2 के साथ रिलेट करेंगे तो ए कामा 2 मेरा दूसरा ऑर्डर पेयर। ए को 3 के साथ रिलेट करेंगे तो ए कामा 3 तीसरा ऑर्डर पेयर। सिमिलरली बी को जब 1 के साथ रिलेट करेंगे तो बी कामा 1 पहला ऑर्डर पेयर, बी कामा 2 दूसरा ऑर्डर पेयर और बी कामा 3 मेरा तीसरा ऑर्डर पेयर हो जाएगा। तो ए को मैंने सारे एलिमेंट के साथ, बी के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट कर लिया, बी को मैंने स्मॉल बी को मैंने कैपिटल बी जो मेरा सेट है उसके सारे एलिमेंट के साथ रिलेट कर लिया। अब सी की बारी आती है। सी को जब हम
C को जब हम 1 के साथ रिलेट करेंगे तो C कामा 1, C को जब 2 के साथ रिलेट करेंगे तो C कामा 2 और C को जब 3 के साथ रिलेट करेंगे तो C कामा 3 आ जाएगा। इन सारे एलिमेंट्स को यदि हम ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को यदि हम सेट के रूप में फॉर्म करके सेट के फॉर्म में लिख लें तो ये जो रिजल्ट मेरा निकल के एक साथ आएगा सेट के फॉर्म में, इसी को हम कहेंगे A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है क्या कि A क्रॉस B में यानी A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो ध्यान दीजिएगा यदि हम बात करें A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को और उनको हम n A क्रॉस B से डिनोट करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा n इंटू NA इंटू NB के बराबर होगी। यानी क्या है यहाँ जो NA है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A है और जो NB है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, जरा देखिए इसको वेरीफाई करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि A में 3 एलिमेंट हैं और B में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो इस डिफिनीशन के अनुसार या इस फार्मूले के अनुसार टोटल 9 एलिमेंट होने चाहिए काउंट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल 9 एलिमेंट निकल के हमारे सामने आए। तो हमने देखा कि n A क्रॉस B में कुल कितने एलिमेंट आए, तो 9 एलिमेंट आए। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात है जो एक बार और क्लियर कर लीजिए, ये ऑर्डर्ड पेयर जो बार बार हम कह रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर ये ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअल में होता क्या है। तो ऑर्डर्ड पेयर जो है एन ऑर्डर्ड, उसकी डिफिनीशन जो है ना वो एक बार क्लियर कर ले फिर एक्सप्लेन करेंगे। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट और एलिमेंट ऑन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। यानी ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो 2 एलिमेंट का एक सेट होता है, ये 2 एलिमेंट का एक सेट होता है, कलेक्शन होता है जिसमें हम नंबर्स को एक फिक्स्ड पेयर में लिखते हैं। फिक्स्ड पेयर का सेंस ये है कौन सा पहला होगा कौन सा दूसरा होगा, ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर हो गई है। एग्जांपल के लिए बात करें हम तो A और B यदि मेरे पास कोई 2 सेट हों और उन सेट के एलिमेंट्स को लेकर मैं ऑर्डर पेयर बनाना चाहूं तो जो पेयर बनेगा A क्रॉस B में वो आएगा A, B के फॉर्म में और उसमें जो ये स्मॉल a मेरी होगी वो कैपिटल A में बिलोंग करेगा और मेरी जो स्मॉल b होगी वो कैपिटल B में बिलोंग करेगी। आगे बढ़ते हैं। यही एक टॉपिक आ जाती है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 क्रमिक युग्म आपस में समान कब होंगे, आपस में बराबर कब होंगे। तो ध्यान दीजिएगा जैसा कि हमने पढ़ा है कि ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो A, B के फॉर्म में होगा। तो मैंने 2 ऑर्डर्ड पेयर सपोज किए, एक पहले को ले लिया A1, B1 और दूसरे को ले लिया A2, B2। ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ की बात हम अगर करें ये जो दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन ऑर्डर पेयर की स्पेशलिटी ये है कि A1 और A2 जो है वो कैपिटल A से बिलोंग करते हैं, जबकि B1 और B2 जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं, तो वो B1 और B2 जो मेरे हैं वो कैपिटल P से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरा ऑर्डर पेयर A1, B1 है और ये जो दूसरा ऑर्डर पेयर A2, B2 है, ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तभी होंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट, पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, दैट इज A1 की वैल्यू A2 के इक्वल हो और इसी पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, इस पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट से इक्वल हो, दैट इज B1 की जो वैल्यू हो वो B2 के इक्वल हो। जब ये स्थिति हमारे सामने आती है, ऐसी जब भी स्थिति हमारे सामने आती है कि A1 और A2 की वैल्यू आपस में इक्वल है, B1 और B2 की वैल्यू आपस में इक्वल है और ये दोनों के दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर के ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है। एग्जांपल के लिए अगर जो हम बात करें, सपोज करिए कि मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है 3, 4 के फॉर्मेट में और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है x, y के फॉर्मेट में और मुझसे ये कहा जाता है कि ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं, तो ऑब्वियस सी बात होगी जैसा डेफिनेशन से एक्सप्लेन हुआ है कि
ये दोनों के दोनों आपस में तभी इक्वल होंगे जब x की वैल्यू 3 हो जाए और y की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाए, 4 हो जाए। x की वैल्यू जो है वो 3 हो जाए और y की वैल्यू जो है वो 4 हो जाए। एक बात और निकल के आती है, इसको एक्सप्लेन करना है रिलेशन के लिए, वो है क्या, सबसेट। वो है सबसेट। सब वर्ड से आप परिचित होंगे। सब का जो भावार्थ होता है, उस सब वर्ड की जो मीनिंग होती है, सब को हम उप के लिए यूज करते हैं। उप मतलब उप का छोटा सा एक मतलब है कि छोटा हिस्सा, उसी का छोटा सा हिस्सा, ठीक है। यानी बात यह है कि किसी ऑब्जेक्ट का सब वो होगा जो उसका एक छोटा सा पार्ट हो। यहाँ सेट की बात हो, सेट से सबसेट की बात हो रही थी, तो यदि मेरे पास कोई सेट ए, ई, आई, ओ, यू के फॉर्मेट में दिया हुआ है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू सेट के एलिमेंट हैं, तो और इसका मुझे सबसेट लिखना होगा, तो आपको जैसे पता है कि किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं वो टोटल नंबर में 2 टू द पावर n के फॉर्म में होते हैं, और उनको हम अलग अलग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि पहला सबसेट जो होगा वो फाई होगा, दूसरा सबसेट जो होगा ए होगा, उसके बाद अगला जो सबसेट होगा वो ई होगा, उसके बाद जो अगला सबसेट आई होगा, उसके बाद अगला जो सबसेट होगा वो यू होगा, उसके बाद जो अगला सबसेट आएगा वो यू होगा, फिर ऐसे बाकी जो बचे हुए सबसेट हैं वो हम लिख लेंगे। अब बात आती है कि ये टोटल नंबर में कितने होंगे, तो ये फार्मूला बताता है कि टोटल जो सबसेट होंगे किसी सेट के वो 2 टू द पावर n से काउंट होंगे। और यहाँ n क्या होता है, तो n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हम बात करें कि भैया इस गिवन सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, कुल 5 एलिमेंट है इस गिवन सेट में। यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात आएगी तो 2 टू द पावर 5, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। यानी ये जो मेरा सेट ए, ई, आई, ओ, यू के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसके हम 32 सबसेट बना सकते हैं। इसके हम 32 सबसेट बना सकते हैं। आइए हम आगे अब रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं और रिलेशन पे चर्चा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसेट क्लियर करने के बाद हम रिलेशन को जानते हैं। सही मायनों में रिलेशन जो होता है वो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि ए मेरा कोई एक सेट है और बी मेरा कोई एक सेट है, तो ए और बी का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसको ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे, और उस ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन के फॉर्म में जो सेट फॉर्म होगी, उस सेट से जो हम सबसेट्स निकालेंगे उन सबसेट्स को हम रिलेशन कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि रिलेशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो रिलेशन की डिफिनीशन जो है वो ये है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट, लेट ए एंड बी बी टू सेट, माना ए और बी जो है वो दो सेट हैं, देन आवर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। तो एक रिलेशन आर जो ए से बी के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ए से बी के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इज ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या है कि आर यदि कोई रिलेशन है तो वो हमेशा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। Thus R is a relation from A to B, implies that R is a subset of A cross B. इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। मान लिया कि मेरे पास A एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट हैं, और B एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट हैं 4, 5। ऑब्वियस सी बात है 3 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट होंगे। आइए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरा आ गया 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। ये 6 एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के फॉर्म में, चूंकि R जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, R जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का,
तो मैंने क्या किया कि एक दो रिलेशन लाइए, एक दो सबसेट इसके जो रिलेशन कहलाएंगे वो मैं एज्यूम करता हूं कि लीजिए ये एक एलिमेंट है, ये एक रिलेशन हो गया, ये एक अलग रिलेशन हो गया। आइए तीन रिलेशन लेके कंडीशन को करते हैं। मान लिया कि ये एक रिलेशन मैंने बनाया और उस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये एक रिलेशन मैंने बनाया और इस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या वो रिलेशन होगा? जी हाँ, वो भी क्या होगा? रिलेशन होगा, क्योंकि किसी सेट का सबसेट जो होता है वो इम्पटी सेट जो है वो उसका सबसेट हो सकता है। किसी भी सेट का सबसेट इम्पटी सेट, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, वो भी सबसेट होता है। तो हम आर के अंदर एक ऐसा सेट ले सकते हैं सबसेट के फॉर्म में जो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, यानी कोई ऑर्डर पेयर ना हो। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक दूसरा रिलेशन बनाना चाहा और उसको लिया कि 1,4, 1,5 और 4,8 इसके एलिमेंट है। अभी हम बात करते हैं इसके। और दूसरा मैंने लिया 2,4, 2,5, 3,4 और 3,5। आइए चेक करते हैं कि क्या R1 जो है, R1 मतलब रिलेशन 1, R1 मतलब रिलेशन 1, क्या ये रिलेशन 1 जो है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइंड होगा? दैट इज, क्या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होगा? तो जी हाँ, फाई, क्योंकि ये फाई है, इम्पटी है। इम्पटी सेट जो होता है वो किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। जैसा हम और आप जानते भी हैं कि सबसेट इम्पटी सेट जो होता है वो सबसेट होता है किसी भी गिवन सेट का। तो ये जो मेरा रिलेशन है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट होगा और सबसेट होने के साथ साथ रिलेशन होगा, और इस रिलेशन का नेम होगा कौन सा? इम्पटी रिलेशन। क्या नेम होगा इसका? इम्पटी रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक R2 मेन से दिया हुआ है और इस R2 के तीन एलिमेंट हैं अलग अलग, 1,4, 1,5 और 4,8। तो देखिएगा 1,4 इस ऑर्डर पेयर का एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट है, यानी इस रिलेशन के अंदर हो सकता है, सबसेट में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1,5 जो है इस ऑर्डर्ड पेयर के इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट है, तो इसके अंदर हो सकता है। जबकि 4,8 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है ही नहीं। 4,8 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है, और चूंकि जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा जो R2 है वो सबसेट ही नहीं होगा। नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और जब ये सबसेट नहीं होगा बच्चों, जब ये सबसेट नहीं होगा तो रिलेशन की बात ही नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं। R3 एक रिलेशन हमने लिखा हुआ है, इसमें 2,4 है एलिमेंट, 2,5 है एलिमेंट, 3,4 है एलिमेंट और 3,5 जो है वो एलिमेंट है। अब देखिए, तो यदि ये चारों के चारों एलिमेंट इसके एलिमेंट हैं तो हम कहेंगे कि R3 is a subset of A cross B, that is R3 is a relation on A to B। R3 जो है वो A से B में क्या है? एक रिलेशन है। तो देखिएगा, तो ये क्लियर हो गया कि ये जो R3 है वो R3 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, दैट इज रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या 2,4 R3 में बिलोंग करता है? बिलोंग्स वाली कंडीशन जो है वो तो अच्छे से क्लियर हो गई आपने सेट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कि जैसे कोई सेट है A, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3 और मैं पूछूं कि क्या 1 A में बिलोंग करता है, तो यदि एलिमेंट है तो बिलोंग करता है और नहीं है तो नहीं करता। जैसे 5 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम यदि तो 2,4 पूछा जाए मुझसे कि क्या 2,4 R3 में बिलोंग करेगा, तो जी हाँ,
2,4 चूंकि R3 का एलिमेंट है तो वो R3 में बिलोंग करेगा, और इसी को क्योंकि 2,4 R3 में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 4। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाए कि 2,5 R3 में बिलोंग कर रहा है, जी हाँ कर रहा है, तो क्या देंगे 2 इज रिलेटेड टू 5। पूछा जाए कि 3,4 जो है वो बिलोंग कर रहा है R3 में, तो जी हाँ कर रहा है, और यदि कर रहा है तो 3 इज रिलेटेड टू 4। आगे बढ़ते हैं, 3,5 की बात करते हैं, और पूछा जाए कि 3,5 जो है वो क्या R3 में बिलोंग कर रहा है, तो जी हाँ बिलोंग कर रहा है, इसलिए 3 जो है वो रिलेटेड होगा 5 से। अब एक एलिमेंट मैं लूं कि 1 एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, तो 1,8 एक एलिमेंट लूं और मैं चेक करना चाहूं कि क्या 1,8 मेरी R3 में बिलोंग कर रहा है, तो 1,8 आपको दिख रहा होगा कि इस R3 में 1,8 टाइप का कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो मैं कहूंगा कि 1,8 नॉट बिलोंग्स टू R3। कैंसिल कर देंगे बिलोंग्स टू वाली फिगर को कैंसिल कर देंगे, तो वो कहलाएगा नॉट बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स नहीं करता है तो इधर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 1 इज नॉट रिलेटेड टू 8, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 8। ऐसे कोई और एलिमेंट लेंगे, पूछें कि भैया 2,9 जो है क्या R3 में बिलोंग करता है, तो भैया नहीं, 2,9 जो है वो भी R3 में बिलोंग नहीं करता है, तो क्या देंगे 2 इज नॉट रिलेटेड टू 9। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कि टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। तो यदि मैं मान लूं कि A और B दोनों के दोनों फाइनाइट सेट हैं, फाइनाइट सेट की मीनिंग ये होती है जिसके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, जिसके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं उनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिस सेट के एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सेट जो है 1, 2, 3 के फॉर्म में लिखे होते हैं, और जबकि कुछ सेट ऐसे भी होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट लगा होता है। जैसे नेचुरल नंबर की हम बात कर लें तो नेचुरल नंबर वाला जो सेट होता है वो अनकाउंटेबल सेट होता है। तो A और B मेरे फाइनाइट सेट होने चाहिए, फाइनाइट मतलब काउंटेबल होना चाहिए, और यदि A और B मेरे काउंटेबल फाइनाइट सेट है, काउंटेबल है एलिमेंट उनके, और सपोज कर लें कि m जो है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A वो m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A जो है वो m है, और यदि दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B जो है वो स्मॉल n है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो टोटल एलिमेंट होंगे वो m into n यानी mn होंगे, और आपको पता है किसी एलिमेंट में यदि n एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट होते हैं 2 to the power n। चूंकि यहाँ हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट है, तो mn एलिमेंट होने के नाते जो टोटल पॉसिबल रिलेशन है, टोटल पॉसिबल रिलेशन का नंबर है वो नंबर होगा 2 to the power mn। यानी हम ये कह सकते हैं बाबू कि यदि A जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें m एलिमेंट है, B एक ऐसा सेट है जिसमें n एलिमेंट है, और उस A और B पर कोई एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो ये जो रिलेशन होगा वो होगा अलग बात है, लेकिन ये जो रिलेशन होगा वो ऐसे कितने टोटल रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो वो जो टोटल पॉसिबल रिलेशन होंगे उनका नंबर होगा 2 to the power mn। आइए अब आगे देखते हैं डोमेन और एंड रेंज ऑफ एनी गिवन रिलेशन। चलिए तो आइए हम आगे देखते हैं कि किसी रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है। ये ध्यान दीजिएगा, डोमेन और रेंज रिलेशन का होता है, सेट का नहीं। तो टॉपिक है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। थोड़ा इसको
एक्सप्लेन कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। माना R एक रिलेशन है जो सेट A से सेट B में डिफाइंड है, दैट इज ये भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Then the set of all first component or coordinates of ordered pair belonging to R, यानी वो सारे पहले कंपोनेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर के वो सारे पहले एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के वो सारे पहले एलिमेंट जो R में बिलोंग करते हैं, यानी A क्रॉस B का सबसेट है R, तो नॉर्मल सी बात है कि वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, उन पहले एलिमेंट्स को लेके हम एक सेट फॉर्म कर दें और जो सेट बन के आएगी वो सेट हमारी कहलाएगी डोमेन ऑफ R। सिमिलरली यदि हम सारे सेकंड एलिमेंट को लेकर, सारे सेकंड कंपोनेंट को लेकर, सारे सेकंड कोऑर्डिनेट्स को लेकर, किसके ऑर्डर्ड पेयर के, कैसे ऑर्डर्ड पेयर, जो रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, उन सारे को लेकर, सेकंड एलिमेंट को लेकर मैं एक रिलेशन फॉर्म कर दूं, तो वो जो एक सेट फॉर्म कर दूं, तो वो सेट जो होगा वो मेरा कहलाएगा रेंज ऑफ, यानी डोमेन ऑफ R इक्वल टू A such that A comma B belongs to R। Similarly range of R equal to B such that A comma B belongs to R। आइए एग्जांपल लेके इस चीज को क्लियर करते हैं। मान लिया A एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और B एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है A B C, और इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है कोई R, और उस R का एलिमेंट है क्या, 1 A 2 B 1 C और 3 D 3 C कर लीजिए, 3 C, यानी इस A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जो R डिफाइंड है, उस R के अंदर ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, सब सेट एलिमेंट के। अब मुझसे डोमेन पूछा जा रहा है, एक बात को क्लियर कर दूं कि डोमेन जो होता है वो रिलेशन का होता है, डोमेन और रेंज जो होते हैं वो रिलेशन के होते हैं। तो मुझसे जब भी डोमेन पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा डोमेन ऑफ R के फॉर्म में, डोमेन ऑफ R के फॉर्म में। तो डोमेन ऑफ R जो होगा वो क्या होगा, सारे पहले एलिमेंट का कलेक्शन। तो यदि हम सारे पहले एलिमेंट का कलेक्शन लें तो लिखेंगे 1 2 1 3। लिख लिया मैंने। चूंकि सेट के अंदर कोई एलिमेंट एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है, और यहाँ 1 2 टाइम्स आ गया है तो इसको इरेज कर देंगे और मेरा जो डोमेन होगा वो 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, रेंज की बात करते हैं। तो रेंज ऑफ R जो होगा, रेंज ऑफ R होगा तो वो हो जाएगा सारे सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन, सारे सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन A B C, और कोई एलिमेंट एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, इसलिए मेरा रेंज हो जाएगा A B C। इस प्रकार रिलेशन का डोमेन और रेंज कंप्लीट हुआ। आगे की टाइप्स, आगे की बातें रिलेशन की अगले वीडियो में आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे शेयर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना भी हो सके मेरा सहयोग करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।